हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताओं में। हमारा टॉपिक है गणेश्वर। आपने नाम सुना होगा गणेश्वर, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर है आज का हमारा स्थल। और दोस्तों यह ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल है। कौन से ताम्र पाषाण से। पहली बात तो दोस्तों ये है, जो ये ताम्र पाषाण सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो आप इसे समझना, इस समय ताम्र पाषाण संरक्षित कर दो इसको। इस समय तांबे और प्लस पत्थर के औजार काम में लिए जाते थे। औजार काम में लिए जाते थे किसके? तांबे और पत्थर के। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहां तक हमारी बात हो गई। जो ये गणेश्वर स्थल है, कौन सा है? ताम्र पाषाण। दोस्तों समझना, ये जो गणेश्वर है, ये है नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। यहां तक हमारी बात हो चुकी कंप्लीट, ठीक है ना। आपने एक नाम सुना होगा, एक नीम का थाना और सीकर से एक नदी निकलती है, बहुत प्राचीनतम नदी है, जिसका नाम, जहां से बजरी का खनन भी किया जाता है। कभी आपने देखी हो तो, एक बहुत प्रसिद्ध नदी है। आजकल वहां पर पानी वानी उसमें नहीं आता, बारिश के समय भी पानी नहीं आता है। तो दोस्तों नदी है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली। कांतली नदी पर स्थित है। कांतली नदी पर स्थित है। अगर नदी पूछी जाए तो नदी कौन सी है? कांतली नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो दोस्तों समझना, यहां से भी एक टीले के रूप में तो सारी जगह से प्राप्त होता है। ये गणेश्वर का टीला है। गणेश्वर कहां का टीला है? गणेश्वर का टीला है, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? कांतली नदी पर, ठीक है ना, कांतली नदी पर। दोस्तों इस टीले की जो खुदाई की 1977-78 ईस्वी में रत्न चंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई की। किसने की? रत्न चंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई की थी 1977-78 ईस्वी। अब आप समझना, जब इस टीले की जब खुदाई की जाएगी, इस टीले के अंदर से जो जो चीजें प्राप्त होगी, उसके आधार पर हम पता लगाएंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में पता लगाएंगे। अब समझो दोस्तों, जब इसकी खुदाई की गई, यहां से दोस्तों यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, तांबे की चूड़ियां प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तांबे की चूड़ियां प्राप्त होती हैं, भाले प्राप्त होते हैं तांबे के, ठीक है ना। और तांबे की तीर प्राप्त होती है, और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं। कांटे प्राप्त होते हैं। किसके हैं ये सारे के सारे? ये तांबे के हैं। किसके हैं? तांबे के। ये तांबे के प्राप्त होते हैं। यहां से चूड़ियां प्राप्त होती है जो हाथों की होती है, भाले प्राप्त होते हैं, तीर प्राप्त होती है, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं तांबे के, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी। अब आप समझना, ये जो औजार प्राप्त होते हैं, इन औजारों के अंदर 99% क्या है? तांबा की मात्रा है। तांबा की मात्रा है। 99% तांबे की मात्रा है। अब आप समझना भाई, इतना शुद्ध तांबा वहीं पर मिल सकता है जहां पर तांबे की खाने हो। और यह सच्चाई है आज भी। नीम का थाना से थोड़ी दूर चलने पर झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी है, आपने नाम सुना होगा खेतड़ी। खेतड़ी में तांबे की खाने हैं। खेतड़ी में किसकी खाने हैं? तांबे की खाने। इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ी दूरी पर है। और आपको पता है 10, 20, 30 किलोमीटर की जो दूरी होती है, वहां का जो क्षेत्र होता है, उस सभ्यता में ही उसके जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तांबे की खाने आज भी है। तांबे की खाने, तो कहने का मतलब ये है भाई, तांबा खुद की खानों से निकल रही है। अरे जितना शुद्ध चाहे हो उतना शुद्ध औजार बनाओ ना तांबे का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ठीक है ना। क्योंकि तांबा भाई खुद की खानों से निकल रही है,
बाहर से तो लेकर बाहर से तो लेकर आ नहीं रही, यहीं से निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब इतनी शुद्ध तांबा के औजार प्राप्त होते हैं तो कहा जाता है भाई जो तांबे का जो जन्म हुआ था, तो जो तांबे की जो जननी थी वो क्या थी? गणेश को क्या थी? गणेश्वर स्थल। इसलिए इसे तांबे की जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तांबे की जननी जब स्थल पर पूछा जाए तो उसमें गणेश्वर आएगा, लेकिन जब पूछा जाए ताम्रवती पूछा जाए तो उसमें क्या आएगा? आहड़ आएगा, क्योंकि वहां पर तांबे के औजार ज्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और यहां से जो ये औजार प्राप्त होते हैं ये 2000 के करीब औजार प्राप्त होते हैं। इसे तांबे की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहां से 99% औजारों में क्या प्राप्त होता है? तांबा प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इस पॉइंट पर आ जाइए। मैंने आपसे कहा है पहले भी, इतिहास में रटने का कुछ भी नहीं होता। इस पॉइंट पर आ जाइए। मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं। अब भाई समझना, भाई मछली पकड़ने के कांटे होते हैं प्राप्त। आपने देखा होगा कांटा थोड़ा इस तरीके से घुमा हुआ कांटा होता है, उसमें कुछ केंचुआ लगा देते हैं या कुछ आटा लगा देते हैं, तो पानी में इस तरीके से डाल देते हैं, क्योंकि हमने भी काफी मछलियां पकड़ी है बचपन में, ठीक है ना। तो आप समझते, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होता है। समझना, प्रश्न को समझिए आप। भाई मछली पकड़ने का क्या प्राप्त होता है? कांटा प्राप्त होता है। मछली पकड़ते थे भाई। अब आप एक बात समझना, भाई मछली पकड़ेंगे तो भाई मछली को कोई हल में तो चलाएंगे नहीं, कोई मछली से कोई खेती तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? खाएंगे। क्या करेंगे? खाएंगे। तो मछली किस में आती है? मांसाहारी में आती है ना। तो कह सकते हैं यहाँ के लोग क्या थे? मांसाहारी थे। शाकाहारी के साथ साथ क्या थे? मांसाहारी। किससे जानकारी प्राप्त होती है? मछली पकड़ने के कांटे से जानकारी प्राप्त होती है। यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी। भाई रटने का बिल्कुल नहीं है, समझने का, ठीक है ना। आगे बात, भाई औरों की बात करते हैं हम। औरों की बात करते हैं तो पकी हुई मिट्टियों के घर प्राप्त होते हैं। पकी हुई मिट्टियों के घर प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां से पत्थर के मकान प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? मकान पत्थर के प्राप्त होते हैं। अब समझना भाई पत्थर के मकान प्राप्त होते हैं। और यहां से दूसरा पॉइंट आपके लिए मैं यहां पर यह दे देता हूं, यहां से पत्थर का बांध प्राप्त होता है। बांध प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? पत्थर का बांध भी प्राप्त होता है। अब आपके लिए 2 पॉइंट हैं। कहने का मतलब ये होता है, जो ये साक्ष्य होते हैं ये खुद नहीं बोलते, इन्हें एक इतिहासकार बुलवाता है। भाई आप भी अब इन्हें बुलवाना चालू कर दो। भाई पत्थर के मकान प्राप्त होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा है पत्थर का बांध प्राप्त होता है। भाई बांध किस लिए बनाया जाता है? बाढ़ से बचने के लिए बनाया जाता है ना भाई। किसके लिए बनाया जाता है? भाई बाढ़ से बचने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? बाढ़ से बचने के लिए। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, जो यहां पर ये क्या थी? ये कांतली नदी थी। इसमें क्या आती थी? बाढ़ आती थी। क्या आती थी? इसमें बाढ़ आती थी। इसलिए पत्थर का बांध बनाया गया था पानी को रोकने के लिए। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, इस समय गणेश्वर जो स्थल है, कार्बन 14 के अनुसार इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व। कितना है? 2800 ईसा पूर्व, ठीक है। हम यहां पर ये कह सकते हैं 2800-2500 ईसा पूर्व में यहां पर क्या आती थी? बाढ़ आती थी। और हम यहां पर ये कह सकते हैं, भाई जो ये कांतली नदी थी, पानी इसके ऊपर से भी जाता था, बहुत ज्यादा बरसात होती थी, और इसलिए यहां पर क्या बना रखा था? भाई पत्थर का बांध बना रखा था। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब भाई दूसरी बात है, भाई बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी। भाई जो ईंटों के मकान होते हैं तो बह जाते हैं ना, सुना होगा, ईंटों के मकान ही बह जाते हैं। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने मकान है, वो आज भी किसके बने हुए हैं? पत्थर के सबसे ज्यादा बने हुए हैं। तो इसलिए भाई बाढ़ बहुत ज्यादा आती थी, पानी ज्यादा भरा रहता था, तो कभी कोई भरोसा नहीं कब बाढ़ आ जाए। इसलिए लोगों ने किसके मकान बना लिए? पत्थर के मकान बना लिए। आपने एक बात सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भाई जब लोगों को आवश्यकता हुई होगी, भाई बाढ़ है, जो कच्ची ईंटों के जो मकान है, जो थोड़े बहुत पक्की ईंटों के मकान है, वो तो यूं ही बह जाते हैं। तो पत्थर मजबूत होता है, और पत्थर कभी बहता भी नहीं है, दीवार जैसे टिकी होती है वैसे ही टिकी होती है। इसलिए मकान किसके चालू कर दिए? पत्थर के मकान बनाने चालू कर दिए। भाई बिल्कुल सिंपल है ना भाई, ठीक है ना। यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी, ठीक है ना। अब आप समझना, यहां से तांबा सबसे ज्यादा है, यहां से 99% तांबा प्राप्त होता है।
तो ये माना जाता है। पहली बात तो ये जो समय है इसका 2800 ईसा पूर्व है। कितना है? 2800 ईसा पूर्व, ठीक है ना। किसका? गणेश्वर का। हम बात करते हैं हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का जब हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का समय कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कितना समय है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो दोस्तों हम यहाँ पर अब समझे, जो ये तो है 2800 ईसा पूर्व हो गई, ये तो और भी इससे 500 साल पुरानी है ना गणेश्वर। तो हम ये कह सकते हैं गणेश्वर क्या थी भाई? ये हड़प्पा से भी पहले की थी। ये प्राक हड़प्पा सभ्यता थी। क्या थी? प्राक हड़प्पा, अर्थात हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता थी। दूसरी बात भाई, जब यहाँ पर तांबा 99% है, तो जो हड़प्पा सभ्यता में तांबे का जो निर्यात किया जाता था वो कहां से किया जाता था? गणेश्वर से किया जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां से तांबे का निर्यात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के समय। कहां से निर्यात किया जाता था? गणेश्वर से किया जाता था। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 2800 ईसा पूर्व की है। ये हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता है गणेश्वर, ठीक है ना। और जो ये 2800 जो ईसा पूर्व जो समय बताया है, ये डीपी अग्रवाल ने बताया। किसने बताया दोस्तों? डीपी अग्रवाल ने ये समय बताया है 2800 ईसा पूर्व कार्बन 14 के अनुसार। और आपको बता रखा है मैंने, जो ये कार्बन 14 है ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसका अर्ध आयु, जिसकी जो अर्ध आयु होती है, अर्ध आयु इसकी 55-68 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 55-68 वर्ष होती है इसकी अर्ध आयु। अगर पूरी निकालनी हो तो 11,136 वर्ष इसकी आयु होती है। इसी के आधार पर हम समय निकालते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो था आपका गणेश्वर, जो ताम्रपाषाण का था। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।